दोस्तों यहाँ पे बात की जा रही है केंद्रीय सूचना आयोग के बारे में। इसके मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किए गए हैं। तो कौन है इनके मुख्य सूचना आयुक्त? ये है हीरालाल सामरिया जी। इन्हीं के साथ दो अन्य सूचना आयुक्त भी नियुक्त किए गए हैं। ये दोनों अन्य सूचना आयुक्त कौन कौन से हैं? तो इसमें पहला नाम है श्रीमती आनंदी रामलिंगम का और दूसरा नाम है विनोद कुमार तिवारी जी का। तो आपको नाम किसका याद रखना है? आपको नाम याद रखना है हीरालाल सामरिया का, क्योंकि ये मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किए गए हैं। तो जाहिर सी बात है कि इससे क्वेश्चन बनने की संभावना है आपकी। दोस्तों अब आपका न्यूज जो था ना वो यहीं पे खत्म हो गया, लेकिन हम इस आर्टिकल को यहाँ पे खत्म नहीं करेंगे। आप देखेंगे एम लक्ष्मीकांत में एक चैप्टर है जिसका नाम है केंद्रीय सूचना आयोग। तो हम उसको भी कवर करेंगे, यानी कि एक तरीके से आप कह सकते हैं कि आपका स्टैटिक पोर्शन भी कवर होने वाला है। अगर हम बात करें केंद्रीय सूचना आयोग के बारे में, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के बारे में, तो इसकी स्थापना 2005 में की जाती है। कौन सा अधिनियम के तहत की जाती है? तो जो आरटीआई एक्ट वाला अधिनियम था ना उसी के तहत की जाती है, यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत की जाती है। अब जब अधिनियम के तहत इसकी स्थापना की गई है तो बहुत सिंपल सी बात है कि एक तरीके का स्टैचुरी बॉडी होगा, यानी कि वैधानिक निकाय होगा, संवैधानिक निकाय होगा, ना कि संवैधानिक निकाय। देखिए संवैधानिक निकाय या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वो होता है जिसके बारे में हमारे संविधान में लिखा गया है। जैसे आर्टिकल 280 के तहत वित्त आयोग के बारे में लिखा गया है। तो जिस भी संस्थान के बारे में हमारे संविधान में लिखा गया है उसको हम संवैधानिक निकाय कहेंगे, और जिस भी निकाय की, जिस भी बॉडी की स्थापना किसी अधिनियम के द्वारा होती है उसको हम सांविधिक निकाय या फिर स्टैचुरी बॉडी कहते हैं। बात की जा रही है कि केंद्रीय सूचना आयोग एक उच्च प्राधिकार युक्त स्वतंत्र निकाय है जो इसमें दर्ज शिकायतों की जांच करता है एवं उनका निराकरण करता है। अब दोस्तों यहाँ पे ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे बात की जा रही है केंद्र सरकार के बारे में, लेकिन जो ये काम करता है तो ये कौन कौन सी चीजें देखता है? तो केंद्र सरकार का तो देखता ही है, लेकिन उसके साथ साथ केंद्र शासित प्रदेशों का भी काम देखता है। ऐसा क्यों है? तो आप सभी को पता है कि जो केंद्र शासित प्रदेश है वहां का शासन कौन चलाता है? जाहिर सी बात है कि केंद्र सरकार चलाती है राष्ट्रपति की सहायता से। तो इसी तरीके से इस नाते केंद्र सरकार के साथ साथ जो केंद्र शासित प्रदेश है उसके अंतर्गत आने वाले कार्यालय हो गया, वित्तीय संस्थान हो गए, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हो गए आदि के बारे में शिकायतों एवं अपीलों की सुनवाई भी यही करता है। अगर हम इसकी संरचना के बारे में बात करें तो बताया कि प्रारंभिक समय में 5 आयुक्त हुआ करते थे, लेकिन 2019 में इसको बदल करके क्या कर दिया गया है? यहाँ पे मुख्य सूचना आयुक्त के अतिरिक्त 6 सूचना आयुक्त भी हैं, यानी कि एक तो मुख्य सूचना आयुक्त हो गया प्लस 6 सूचना आयुक्त हो गया, यानी कि टोटल 7 सदस्यीय ये निकाय है। इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, लेकिन राष्ट्रपति अपने मन से नहीं करते हैं। इसके लिए एक समिति बनाई जाती है। अब इस समिति में कौन कौन लोग होंगे? तो समिति में पहले तो होंगे पीएम साहब, फिर जो लोकसभा में विपक्षी दल के नेता फिर वो होंगे, फिर एक कैबिनेट मंत्री होगा जो किसके द्वारा मनोनीत किया जाएगा? तो पीएम के द्वारा मनोनीत किया जाएगा। वही चीज यहाँ पे लिखी कि प्रधानमंत्री होंगे इस समिति में, उसके अलावा लोकसभा में विपक्ष का नेता होगा एवं प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत एक कैबिनेट मंत्री होगा। जो ये समिति बनेगी इनका नाम सुझाने के लिए ये समिति में ये 3 लोग होंगे और ये लोग नाम सुझाएंगे कि इनको मुख्य सूचना आयुक्त बनाना है। फिर इसी की सिफारिश पर ये राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। कि किसी को इस आयोग का अध्यक्ष या सदस्य बनना है तो उसके लिए योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए? तो इसमें वही बताया कि इस आयोग का अध्यक्ष एवं सदस्य बनने वाले सदस्यों में सार्वजनिक जीवन का पर्याप्त अनुभव होना चाहिए तथा उन्हें विधि, विज्ञान एवं तकनीकी, समाज सेवा, प्रबंधन, पत्रकारिता, जनसंचार या प्रशासन आदि का विशिष्ट अनुभव होना चाहिए। ये इनकी योग्यता है। उसके अलावा और क्या कहा जा रहा है? तो उन्हें किसी भी संसद या किसी राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। यानी ये ना तो लोकसभा के सदस्य हो सकते हैं, ना तो राज्यसभा के सदस्य हो सकते हैं, ना तो जो विधानसभा होती है और जो विधान परिषद होती है इसके भी सदस्य नहीं होने चाहिए। अगर आपको इस पोस्ट पर जाना है, चाहे इसका सदस्य बनना है चाहे इसका अध्यक्ष बनना है, तो आपको इनमें से कुछ भी नहीं होना चाहिए। उसके अलावा वो किसी राजनीतिक दल से संबंधित कोई लाभ का पद धारण ना करता हो तथा वो कोई लाभ का व्यापार या उद्यम भी ना करता हो। अगर हम इनके कार्यकाल एवं सेवा शर्तों के बारे में देखें जो अध्यक्ष और सदस्य हैं, तो मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य आयुक्त ऐसी अवधि जिसे केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया गया हो या 65 वर्ष की आयु दोनों में से जो भी पहले हो तक पद पर बने रह सकते हैं। यानी कि या तो 65 साल की हो जाए इनकी उम्र या फिर केंद्र सरकार जितना निर्धारित करती है। अब यहाँ पे देखिए एक बहुत बड़ा गेम खेला गया कि पहले सामान्यतः इनका वही था कि 5 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु जो भी पहले पूरा हो जाए, लेकिन फिर क्या होता है, फिर केंद्र सरकार 2019 में संशोधन करती है और ये कहते हैं कि केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित अवधि के लिए आप पद धारण करेंगे। इसका फायदा क्या है? देखिए इसका फायदा ये कि मान लीजिए कि कोई ए नाम का व्यक्ति इस पोस्ट पर जाके बैठता है, अध्यक्ष बन जाता है, केंद्रीय जो सूचना आयोग है उसका मुख्य सूचना आयुक्त बन जाता है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, केंद्र सरकार के हिसाब से काम करेगा तो इनको कार्यकाल का विस्तार होता रहेगा। पहले केंद्र सरकार इनको 1 साल के लिए नियुक्त करेगी, अगर एक केंद्र सरकार के हिसाब से काम करेगा तो इनको 1 साल के लिए और बढ़ा देगी, फिर केंद्र सरकार के हिसाब से काम करेगा तो 1 साल और बढ़ा देगी इनका कार्यकाल। लेकिन अगर एक केंद्र सरकार के खिलाफ जाके काम करेगा तो फिर क्या होगा, इनका कार्यकाल 1 साल जैसे दिया गया था फिर यहीं पे इनका समाप्त कर दिया जाएगा, दूसरे मुख्य सूचना आयुक्त को ला करके बैठा दिया जाएगा। तो यहाँ पे केंद्र सरकार एक तरीके से शक्ति अपने हाथ में लेने की कोशिश कर रही है और ये किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं है, लगभग सारी पॉलिटिकल पार्टियां यही करती हैं। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि ये पुनर्नियुक्ति हेतु पात्र नहीं है, यानी इनको पुनर्नियुक्त नहीं किया जाता है। एक बार ये अपनी पोस्ट से हट गए तो दोबारा इनको अध्यक्ष या सदस्य नहीं बनाया जा सकता है।
अगर हम बात करें कि इनको अपनी पोस्ट से हटाया कैसे जा सकता है, तो यहाँ पे बात करें कि राष्ट्रपति मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य आयुक्तों को निम्न प्रकारों से उनके पद से हटा सकते हैं। अब यहाँ पे कौन कौन से प्रकार हैं, तो पहला तो ये कि ये दिवालिया घोषित हो जाए। दिवालिया का क्या मतलब है, जैसे आप देखेंगे कि लोन ओन ले रखा हो किसी का और यहाँ पे कर्ज चुकाने से इनकार कर दे कि मेरे पास इतना बजट नहीं है, मैं कर्ज नहीं चुका पाऊंगा, तो इनको दिवालिया घोषित कर दिया जाए। दूसरा, या यदि उन्हें नैतिक चरित्रहीनता के किसी अपराध के संबंध में दोषी करार दिया गया हो। तीसरा, यदि वे अपने कार्यकाल के दौरान किसी अन्य लाभ के पद पर कार्य कर रहे हों। चौथा, यदि वे राष्ट्रपति की नजर में शारीरिक या मानसिक रूप से अपने दायित्वों का निर्वहन करने में अक्षम हो। एक चीज आप नोटिस करते चलिए कि हर जगह पे या लगा, इसका ये मतलब नहीं है कि सारी की सारी कंडीशन पूरी होनी चाहिए, मतलब इसमें से कोई भी एक कंडीशन पूरी हो रही है तो उनको हटाया जा सकता है। या वे किसी ऐसे लाभ को प्राप्त करते हुए पाए जाते हैं जिससे उनका कार्य या निष्पक्षता प्रभावित होती हो, तो तब भी इनको अपने पोस्ट से हटाया जा सकता है। इसके अलावा राष्ट्रपति आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों को सिद्ध कदाचार या अक्षमता के आधार पर भी पद से हटा सकता है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हालांकि इन मामलों में राष्ट्रपति मामले को जांच के लिए उच्चतम न्यायालय के पास भेजते हैं, ये चीज ध्यान रखने की। कहाँ पे भेजेंगे, तो सुप्रीम कोर्ट में भेजेंगे राष्ट्रपति। तथा यदि उच्चतम न्यायालय जांच के उपरांत मामले को सही पाता है तो वह राष्ट्रपति को इस बारे में सलाह देता है। उसके उपरांत राष्ट्रपति अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों को पद से हटा देते हैं। देखिए मुद्दा क्या चलता है कि अगर इन पांचों पॉइंट में से कोई सा भी एक पॉइंट राष्ट्रपति को मिलता है कि हाँ ये बेस मिल रहा है और इसके बेस पे हम हटाना चाहते हैं, तो राष्ट्रपति क्या करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के पास भेजेंगे ये प्रस्ताव कि देखिए ये पॉइंट मिला है हमको इसके बारे में और आपका क्या विचार, आप इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कराइए और देखिए कि कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत है। और अगर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हाँ ये बात सही है तो सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को बता देता है कि ये बात सही है, फिर राष्ट्रपति क्या करते हैं उसी के आधार पर इनको हटाते हैं। उसके अलावा यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो मुख्य सूचना आयुक्त है उसके वेतन, भत्ते एवं अन्य सेवा शर्तें केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है। लेकिन जब एक बार इनको अपॉइंटमेंट मिल गई तो उसके बाद इनके वेतन एवं भत्तों में कोई भी ऐसा परिवर्तन नहीं करेंगे जिससे कि इनको नुकसान हो, यानी कि अलाभकारी परिवर्तन नहीं करना है। ऐसा क्यों किया गया दोस्तों, तो ऐसा इसलिए किया गया ताकि अपने ईमानदारी से पूरा काम कर सके। क्योंकि मान लीजिए कि एक बार किसी ए नाम के व्यक्ति को पोस्ट पर बैठा दिया गया, उस समय इनकी सैलरी थी 5 लाख रुपए, एक एग्जाम्पल के लिए मैं बोल रहा हूँ, मान लीजिए 5 लाख रुपए थी, ठीक है। अब इनकी नियुक्ति हो गई, इन्होंने केंद्र सरकार के खिलाफ जाकर कोई काम कर दिया, केंद्र सरकार गुस्से में आती है, केंद्र सरकार क्या करेगी, इनकी सैलरी घटा करके 50,000 कर दे। तो ये ऐसा ना हो पाए, फिर ये क्या होगा, इनके ऊपर यही होगा ना कि यार मैं ईमानदारी से काम कर रहा था तो मेरी सैलरी घटा करके 5 लाख से 50,000 कर देगी, अब मैं ईमानदारी से काम नहीं करूंगा। तो इनके जो कार्य करने की क्षमता है, जो ईमानदारी से काम करना है, उसके ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट ना पड़े, इसलिए ऐसे कदम उठाए गए कि जो एक बार अगर इनकी अपॉइंटमेंट कर दी गई तो कोई भी अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, यानी कि ऐसे परिवर्तन कर सकते हैं जो उनके हित में हो। अगर हम बात करें जो केंद्रीय सूचना आयोग है इसकी शक्ति एवं कार्य क्या क्या है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं केंद्रीय सूचना आयोग के कार्य एवं शक्तियां इस प्रकार है। इसमें पहला पॉइंट है, आयोग का यह दायित्व है कि वे किसी व्यक्ति से प्राप्त निम्न जानकारी एवं शिकायतों का निराकरण करें। अब ये सूचनाएं कौन कौन सी हो सकती हैं, शिकायत कौन कौन सी हो सकती हैं, तो जन सूचना अधिकारी की नियुक्ति न होने के कारण किसी सूचना को प्रस्तुत करने में असमर्थ रहा हो, यानी कि मान लीजिए कि यहाँ पे आयोग है, अब यहाँ पे जन सूचना अधिकारी ही नहीं है, हम जा रहे हैं शिकायत करने, हम यहाँ से कह रहे हैं कि हमें आरटीआई के तहत इन्फॉर्मेशन चाहिए, पता चल रहा है कि यहाँ पे अधिकारी बैठा ही नहीं, अधिकारी की नियुक्ति ही नहीं हो रखी है, तो ये सारे मामले भी यही देखेगा। जन सूचना अधिकारी की नियुक्ति ना होने के कारण, सॉरी फिर से वही पॉइंट रिपीट हो रहा था, उसने चाहिए कि जानकारी देने से मना कर दिया गया हो, यानी कि जो जानकारी चाह रहा था भैया मुझे इस बारे में आरटीआई के तहत जानकारी चाहिए, अब यहाँ पे ये मना कर दिया जाए कि इस बारे में हम जानकारी नहीं देंगे। देखिए कई बार क्या होता है ना कि राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पे और इस तरीके से देश की अखंडता के नाम पे कहा जाता है कि आपको जानकारी नहीं दी जा सकती है, लेकिन अधिकांश मामलों में उसका राष्ट्रीय सुरक्षा से कुछ लेना देना होता ही नहीं है, फिर भी उसको छुपाया जाता है, तो एक अलग मुद्दा है। उसके अलावा जो इन्फॉर्मेशन चाहिए थी वो निर्धारित समय के भीतर ना दी गई हो, अब 15 दिन के भीतर अगर इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती तो फिर जुर्माना लगाने का प्रावधान है। अब 15 दिन के बजाय मान लीजिए कि मैंने आज आरटीआई दायर की, अब मुझे 5 साल बाद इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तो 5 साल बाद इन्फॉर्मेशन का कितना महत्व रह जाएगा, आप खुद सोचिए। यदि उसे लगता हो कि सूचना के एवज में मांगी गई फीस सही नहीं है, यानी कि फीस जो सरकार ने तय की है वो 100 रुपए है और ये मांग रहे हैं 10,000 रुपए, तो हम कैसे पे कर पाएंगे, फीस यहाँ पे रिजनेबल होनी चाहिए। तो इससे जुड़ा अगर कोई मामला आता है तब भी यही देखता है जो केंद्रीय सूचना आयोग है। उसके अलावा यदि उसे ऐसा लगता है कि उसके द्वारा मांगी गई सूचना अपर्याप्त, झूठी या भ्रामक है तथा सूचना प्राप्ति से संबंधित कोई अन्य मामला, ये सारे मामले यही देखता है। दूसरा पॉइंट है, यदि किसी ठोस आधार पर कोई मामला प्राप्त होता है तो आयोग ऐसे मामले की जांच का आदेश दे सकता है, इसी को स्वयं प्रेरणा शक्ति कहते हैं। जैसे आप देखेंगे सुमोटो एक्शन के बारे में बात की जाती है, जैसे सुप्रीम कोर्ट कई बार क्या करता है कि सुमोटो एक्शन लेता है, यानी कि कोई जाके शिकायत नहीं करता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को दिखता है कि मामला इंपॉर्टेंट है और ये मामला हमें डिस्कस करना चाहिए, तो अपने खुद से एफआईआर दायर करा के और खुद से केस लड़ना शुरू कर देता है। तो इसी को सुमोटो एक्शन कहते हैं कि यहाँ पे कोई शिकायत दर्ज नहीं करेगा, अपने आप से ये एक्शन लेंगे। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा। बात की जा रही है कि जांच करते समय निम्न मामलों के संबंध में आयोग को दीवानी न्यायालय की शक्तियां प्राप्त होती हैं, दीवानी न्यायालय की शक्तियां, ना कि आपराधिक न्यायालय की, तो ये चीज ध्यान में रखना है। अब देखिए इसके तहत क्या क्या कर सकता है,
तो वह किसी व्यक्ति को प्रस्तुत होने एवं उस पर दबाव डालने के लिए समन जारी कर सकता है तथा मौखिक या लिखित रूप से शपथ के रूप में साक्ष्य प्रस्तुत करने का आदेश दे सकता है। जैसे होता नहीं कि मैं शपथ लेता हूं या ये मैं साक्ष्य देता हूं या मैं गारंटी लेता हूं, तो उसी के तहत ये कहा जा रहा है। ख किसी दस्तावेज को मांगना एवं उसकी जांच करना, शपथ पत्र के रूप में साक्ष्य प्राप्त करना, किसी न्यायालय या कार्यालय से सार्वजनिक दस्तावेज को मांगना, किसी गवाह या दस्तावेज की जांच करने के लिए समन जारी करना तथा कोई अन्य मामला जो निर्दिष्ट किया गया हो। चौथा पॉइंट है, शिकायत की जांच करते समय आयोग लोक प्राधिकारी के नियंत्रण अधीन किसी दस्तावेज या रिकॉर्ड की जांच कर सकता है तथा इस रिकॉर्ड को किसी भी आधार पर प्रस्तुत करने से इनकार नहीं किया जा सकता। अगर इसी को दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जांच के समय सभी सार्वजनिक दस्तावेजों को आयोग के सामने प्रस्तुत करना अनिवार्य होता है। यानी कि अगर इसने कोई इंफॉर्मेशन मांगी है, किसी भी प्राधिकरण से मांगी है, किसी भी व्यक्ति से मांगी है, तो वो इनकार नहीं कर सकता है, उसको ये इंफॉर्मेशन देनी ही देनी पड़ेगी। पांचवा पॉइंट है, आयोग को यह शक्ति प्राप्त है कि वह लोक प्राधिकारी से अपने निर्णयों का अनुपालन सुनिश्चित करवाए। इसमें सम्मिलित है कौन कौन से, तो किसी विशेष रूप से में सूचना तक पहुंच, जहां कोई भी जन सूचना अधिकारी नहीं है वहां ऐसे अधिकारी को नियुक्त करने का आदेश देना, सूचनाओं के प्रकार या किसी सूचना का प्रकाशन करना, रिकॉर्ड के प्रबंधन, रख रखाव एवं विनिष्टीकरण की रीतियों में किसी प्रकार का आवश्यक परिवर्तन करना, सूचना के अधिकार के बारे में प्रशिक्षण की व्यवस्था करना, इस अधिनियम के अनुपालन के संदर्भ में लोक प्राधिकारी से वार्षिक प्रतिवेदन प्राप्त करना, आवेदक द्वारा चाही गई जानकारी के न मिलने पर उसे क्षति होने पर लोक प्राधिकारी को इसका मुआवजा देने का आदेश करना, इस अधिनियम के अंतर्गत अर्थदंड लगाना तथा किसी याचिका को अस्वीकार करना। देखिए यहाँ पे मिलाजुला के मुद्दा क्या है, आपने एक टर्म सुनी होगी अर्ध न्यायिक निकाय, तो ये भी उसी तरीके से काम करता है, क्योंकि समन जारी करने का काम किसका, आप देखेंगे कहा जाता है ना कि कोर्ट से समन आया है, तो समन जारी करने का काम तो कोर्ट का है सामान्यतः, लेकिन ये भी समन जारी करता है, इसको भी दीवानी न्यायालय के अधिकार दिए गए हैं। तो इसीलिए दिए गए कि पूर्ण रूप से यहाँ पे जो सूचना का अधिकार है उसको लागू किया जा सके, जो सूचना का अधिकार अधिनियम है उसको पूरे तरीके से लागू किया जा सके। अब इसके तहत ये चाहे किसी व्यक्ति को बुलाए, उस व्यक्ति से ये कहे कि तुम इस मामले में आरोपी हो, है इस मामले में तुम्हारे ऊपर इल्जाम लगा, चलो तुम बताओ कि क्या सही क्या गलत है, तुम अपना पक्ष रखो। और अगर वो व्यक्ति कुछ कहता है कि सर ऐसा नहीं होगा या आगे से मैं ध्यान रखूंगा, तो यहाँ पे जो आयोग है वो इससे ये कह सकता है कि तुम इसके लिए शपथ पत्र दो, मुझे लिखित में दो या फिर मौखिक रूप से गारंटी लो कि दोबारा ऐसी हरकत नहीं होगी। इस तरीके से मिला जुला के यहाँ पे कहने का मुद्दा यही निकल के आ रहा है। इसके सारे काम ऐसे हैं कि इससे जुड़े जितने भी काम, यानी कि इसका रख रखाव हो गया और इसका संचालन करना हो गया, जो अधिकारी उनको प्रशिक्षण देना हो गया, और कोई अधिकारी ठीक से काम नहीं कर रहा है तो उसके खिलाफ एक्शन लेना हो गया, कोई यहाँ पे शिकायत कर रहा है, अगर उसको शिकायत का जो टाइमिंग है 15 दिन के भीतर उसको उत्तर नहीं मिल रहा तो उसके खिलाफ भी देखना, अर्थदंड लगाना। जैसे कोई अधिकारी है, अब इसने ठीक तरीके से काम नहीं किया है, इसको 15 दिन के अंदर सूचना दे देनी चाहिए थी, लेकिन इसे सूचना नहीं दी, अब हम जाके शिकायत करते तो इस अधिकारी के ऊपर भी जुर्माना लगाया जा सकता है। और यहाँ पे प्रतिदिन 250 रुपए के हिसाब से जुर्माना लग सकता है और यह अधिकतम 25,000 रुपए तक का जुर्माना लग सकता है उस अधिकारी के ऊपर। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बाकी जो इंपॉर्टेंट था जहाँ जहाँ पे मैंने आपको बता ही दिया है कि क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है। जैसे इनको दीवानी न्यायालय की ताकत प्राप्त होती है, शक्तियां प्राप्त होती हैं, तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। ये किसी भी दस्तावेज की परीक्षण कर सकते हैं, और अगर ये कोई दस्तावेज मांगते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन मांगते हैं, तो उसको प्रस्तुत करना अनिवार्य है, आप उसको मना नहीं कर सकते हैं। उसके अलावा छठवां पॉइंट है कि इस अधिनियम के क्रियान्वयन के संदर्भ में आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन केंद्र सरकार को प्रस्तुत करता है। केंद्र सरकार इस प्रतिवेदन को दोनों सदनों के पटल पर रखती है। जब कोई लोक प्राधिकारी इस अधिनियम का पालन नहीं करता तो आयोग इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई कर सकता है, ऐसे कदम उठा सकता है जो इस अधिनियम का अनुपालन सुनिश्चित करें। मिला जुला के आयोग सर्वे सर्वा है। आरटीआई अधिनियम को लागू कराने के लिए अब उसको चाहे साम दाम दंड भेद लगाना पड़े। देखिए यहाँ पे आपको तुलनात्मक रूप से दिखाया गया कि जो आरटीआई एक्ट 2005 वाला था और जो 2019 में संशोधन हुआ है उसमें क्या बदला है। तो जहां पर भी आपको ब्लू कलर का देखने को मिलेगा वो आरटीआई एक्ट 2005 वाला था, यानी कि मूल रूप से इसमें क्या प्रावधान था। और जो यहाँ पे आपको ऑरेंज टाइप में देखने को मिलेगा वो 2019 वाला देखने को मिलेगा कि 2019 का जो प्रावधान है वो क्या कहता है। तो यहाँ पे पहला पॉइंट हम देखते हैं। यहाँ पे बात करें कि जो मुख्य सूचना आयुक्त है उनका 5 साल का कार्यकाल था, लेकिन 2019 वाले में क्या कर दिया गया, तो 2019 वाले में इनको कर दिया कि केंद्र सरकार जब तक चाहेगी, यानी कि केंद्र सरकार की मर्जी के हिसाब से केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा कि इनका कार्यकाल कितना होगा। वही सारी चीजें जो मैंने आपको पहले ही बताई है, पर यहाँ पे फिर से क्यों बता रहा हूँ, तो आप ये देखिए कि यहाँ पे फिर से बताने का मतलब है अब जो भी इंग्लिश मीडियम से होंगे ना उनके लिए कितना आसान हो गया। वो सारी चीजें हमने लिख के पढ़ी है, पूरा यहाँ पे पैराग्राफ लिखा है, ये ऐसे ऐसे करके पूरा पैराग्राफ लिखा है 10 पेज में लिखा है। और यहाँ पे देखिए बस एक इमेज है, इमेज के माध्यम से सारी चीजें समझा दी गई हैं आसान भाषा में, बस मतलब उनको देखना है। तो इसलिए कई बार मैं आप लोग को आर्टिकल जो पढ़ने के लिए भेजता हूँ ना इंग्लिश वाला, उसको पढ़ा करिए, वो आपके बहुत काम आने वाला है। थोड़ा थोड़ा करके आदत डालिए पढ़ने की। ऐसा थोड़ी ना यार कि कोई माँ के पेट से सीख के आता है। आज आपको इंग्लिश नहीं आ रही, कोई बात नहीं, कल आ जाएगी ना। ऐसा क्या हो गया, जब आप पढ़ने की आदत डालेंगे तो धीरे धीरे सुधर जाएगी इंग्लिश। और आप कुछ भी कर लो, जो मेंस का होगा, मेंस का पेपर होता है आपका यूपीएससी का, तो उसमें एक पेपर आता है इंग्लिश लैंग्वेज का, पता है ना भाई, तैयारी करो तो इतना तो पता ही होगा।
तो उसमें आप कहाँ भागोगे? और वो कंपलसरी है, ऐसा भी नहीं कि आप उसको चेंज कर सकते हो, तब आप भाग के कहाँ जाओगे जरा बताना। तो इंग्लिश से भागिए नहीं, थोड़ा थोड़ा करके पढ़िए, 4 लाइन पढ़िए, 2 लाइन पढ़िए, इस तरीके से शुरू करिए, फिर धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो चुकी है। इसलिए मैं बाद में उसका हिंदी अनुवाद भी भेजता हूँ, मुझे क्या जरूरत है सब करने की, लेकिन वही है कि अगर आप सीखेंगे, देखिए हिंदी मीडियम वालों के साथ ना बहुत दिक्कत है यार। और एक तो ये होता है कि हिंदी मीडियम वाले जल्दी ट्रस्ट नहीं करते हैं, आप उनको कुछ भी कर लो, वो आपको जल्दी आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करेंगे, और यहाँ पे सही तरीके से चीज़ों को लेके चलेंगे नहीं। अब मैं आपको आर्टिकल भेज रहा हूँ तो उसको पढ़िए ना, चाहे 1 लाइन पढ़िए, 2 लाइन पढ़िए, धीरे धीरे आप अपनी आदत बनाइए, उसको हैबिट बढ़ाइए आप। एक दिन आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी इंग्लिश कितना इंप्रूव हो गई है। और देखिए एक चीज़ ये होती है कि आप पढ़ तो ले रहे हैं, आप पढ़ ले रहे हैं, लिख ले रहे हैं, लेकिन बोलने में भी कई बार दिक्कत होती है। जैसे आप देखेंगे कई बार मेरी ज़ुबान लड़खड़ा जाती है, तो ये क्यों हो रहा है? ऐसा नहीं कि आपको पता नहीं है फिर मुझे पता नहीं, ये सिर्फ इस नाते हो रहा है क्योंकि हमारी बोलने की उतनी प्रैक्टिस नहीं है। हमने उतना प्रैक्टिस नहीं की है, हम उतना बोलते नहीं थे, सिर्फ हमने पढ़ा है और हमें उसके बारे में जानकारी है। हमें अगर कहीं पे लिखा मिल जाए या लिखने के लिए कोई कह दे तो हम उसको देख लेंगे, पढ़ लेंगे, हम लिख देंगे। पर बोलने के टाइम पे दिक्कत होती है, तो वो देखिए धीरे धीरे उसको दूर करिए, अन्यथा बहुत दिक्कत होने वाली है। अब यहाँ पे देखिए जो मुख्य सूचना आयुक्त हैं वो कौन है, मैंने आपको ये भी बता दिया है। उसके अलावा जो यहाँ पे आप एक कह सकते हैं कि लक्ष्मीकांत का एक चैप्टर आपका कवर करा दिया मैंने, ठीक है। अब जो मैं आपसे कहा था ना कि क्विक रिवीजन क्यूआर वाली वीडियो, एक तरीके से ये वही वीडियो है, इसलिए मैंने उस न्यूज को रोक के रखा था। आप देखिए न्यूज कब की है, 6 नवंबर की, लेकिन मैं आज कवर कर रहा हूँ इसको। तो क्यों? क्योंकि मैं जानता था, मेरे मन में ये चल रहा था कि मुझे इसके साथ ये चैप्टर कवर करना है। अब आप में से बहुत सारे बच्चे जो कहीं और से भी करंट अफेयर देखते होंगे, उनको ये लगा होगा कि क्या यार सर आप क्या पढ़ाते हो, इतने इंपॉर्टेंट न्यूज़ थे आपने मिस कर दिया, आपने बताया नहीं अभी तक। तो दोस्तों वो इसीलिए क्योंकि मुझे ये दिमाग में था ना कि इसके साथ मैं वो चैप्टर कवर करूँ, क्यूआर जो मैंने आपसे कहा था क्विक रिवीजन या फिर क्विक रीडिंग कह सकते हैं, उस तरीके की वीडियो बना। अब देखिए यहाँ पे 15-16 मिनट की वीडियो बन रही है, पर ये आपका क्या होगा, एक तरीके से चलता फिरता आपका सोर्स हो गया। अब आपको किताब उठाने की जरूरत नहीं है। अब आप मान लीजिए खाना बना रहे हैं, सुबह जा रहे हैं वॉकिंग करने या फिर कहीं टहल रहे हैं, कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, आपने ईयरफोन लगाया है कान में और यहाँ पे वीडियो चालू कर दी। अब आपका एक चैप्टर चलते चलते 15 मिनट में कंप्लीट हो गया। आप बुक भी नहीं उठा रहे हो, आपका टाइम भी सेव हो जा रहा है। जहाँ पे आप बुक नहीं उठा सकते तो वहाँ पे आप ये वीडियो देख सकते हैं, तो आपका टाइम भी सेव हो गया। जिस टाइम आप कुछ नहीं कर रहे थे, कम से कम आपने 2 पॉइंट तो सीखा ना नया, तो ये चीज़ होती है। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। यहीं तक रखते हैं इस वाली वीडियो को, है ना। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।